बज़ाहिर परफेक्ट गर्लफ्रेंड नजर आने वाली दरअसल एक जहरी मरीजा है। वहाँ बहुत से अमीर लोग अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने की ऐसी मंसूबाबंदी कर रहे हैं जो आपके खून को जमा देने की हद तक डरावना है। वो आपको नहीं जाने देंगे जब तक कि जो चाहते हैं वो हासिल ना कर लें। अगर आप वहाँ से फरार नहीं होते तो आपका मरना तय है। और आज का रिकैप भी इसी गेट आउट पर है। एक स्याफाम आदमी आंधेरी रात को चलते हुए फोन पर बात कर रहा है। एक नामालूम सफेद कार उसके पीछे आने लगती है और वो आदमी मुड़कर दूसरी तरफ चल पड़ता है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ था और ड्राइवर मौजूद नहीं था। अचानक ड्राइवर ने उसे दबोच लिया। वो उसे गाड़ी की डिग्गी में डालकर वहां से चला जाता है। 6 माह बाद हम एक नौजवान फोटोग्राफर क्रिस से मिलते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड रोज के साथ अपने वालिदैन से मिलने के लिए वीकेंड ट्रिप का मंसूबा बना रहा है। क्रिस उसे कहता है कि तुम जानती हो मैं स्याफाम हूँ। रोज से यकीन दिलाती है कि उसके वालिदैन सरपरस्त नहीं है। वहां जाते ही वो अपने बेहतरीन दोस्त राड को अपने साथ चेक इन करने के लिए फोन करता है। राड ने रोज के बारे में पूछा। रोज जवाब में कहती है अच्छी हूँ। रॉड क्रिस को तंबी करते हुए कहता है कि स्याफाम गर्लफ्रेंड के घर मत जाओ। अचानक रास्ते में एक हिरन गाड़ी से टकरा गया और कार का पिछला शीशा टूट गया। हिरन की आवाज सुनकर वो उसे देखने गया लेकिन वो मर चुकी थी। रोज पुलिस वालों को मदद के लिए कॉल करती है लेकिन जो अफसर आता है वो क्रिस से आईडी मांगता है। रोज कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड गाड़ी नहीं चला रहा था। फिर अफसर कहता है कि ठीक है जाओ आईना ठीक करा लो। आखिरकार वो उसके वालिदैन के घर पहुंच के रोज के डैड डीन पूछते हैं तुम लोग कब से साथ हो। क्रिस कहता है 4 महीने लेकिन रोज से दुरुस्त करते हुए कहती है कि 5 महीने। उसके वालिद उसके खानदान के बारे में बताते हैं। मॉम मेसी एक साइकेट्रिस्ट है और वो खुद एक न्यूरोसर्जन है। अपने वालिद का जेसी ओन्स से हारने का जिक्र करते हैं। सियाह फामराना जिसने साबित किया कि हिटलर आर्याई नस्ल के बारे में गलत था। इसके बाद वो नौकरानी जॉर्जिना से मिलता है जो स्याह फाम है और उनका ग्राउंड कीपर वाटलर वो भी स्याह फाम है। डैड कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। वो बताते हैं ये दोनों काफ़ी अरसे से मेरे वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं और अब इस खानदान का हिस्सा हैं। वालिदैन को बॉयफ्रेंड से पूछने पर पता चलता है कि वो यतीम है और उसकी माँ भी फौत हो चुकी है। उसे तंबाकू नोशी की भी आदत है जो उन्होंने इसकी बेचैनी से देखी थी। मॉम एक हिप्नोटिस्ट है और उसे छोड़ने में मदद करने की पेशकश करती है। रुकें, हम अभी अभी मिले हैं। आप मुझे हिप्नोटाइज करना चाहती है। नौकरानी उनके लिए मशरूब लेकर आती है लेकिन जैसे ही वो उसके गिलास में डालने लगती है वो बाहर गिर जाता है। वो माफ़ी मांगती है फिर मॉम उसे अंदर जाकर आराम करने का मशवरा देती है। यहाँ एंट्री होती है गर्लफ्रेंड के भाई जेरेमी की जो कहता है मुझे कोई वेलकम करने नहीं आया। बाद में रात के खाने पर जेरेमी ने बताया कि रोज ने एक लड़के को उस वक्त मारा था जब वो 16 साल की थी और उसके मुंह से खून निकलने लगा था। क्रिस हैरत से उससे पूछता है क्या तुमने उसे मारा था। बाद में हमें मालूम होता है कि उसे शराब पीना पसंद है और वो मार्शल आर्ट्स का बहुत बड़ा प्रस्तार है। उसने मजीद कहा कि क्रिस अपनी जिसामत और जिनाती मेकअप की वजह से एक बेहतरीन फाइटर हो सकता है। वो क्रिस को एक शय के तौर पर देखता है न कि एक शख्स के तौर पर बल्कि एक जानवर के तौर पर समझता है और कहता है कि उठकर मेरे साथ लड़े। लेकिन जेरेमी को रोज और उसकी मॉम ऐसा करने से रोक देती हैं। अब एक रात के लिए मुर्गा फंस गया। उस रात वो सो नहीं सका तो वो उठकर बाहर सिगरेट पीने चला जाता है। वो सैन के उस पार देखता है कि कोई पूरी रफ्तार से उसकी तरफ भाग रहा है। ये ग्राउंड कीपर है जो कि अजीबोगरीब अदाकारी कर रहा है और उसी तरह वो नौकरानी है जो खिड़की में अजीबोगरीब पोज बना रही है। सब कुछ बना बनाया महसूस होता है क्योंकि जब वो अंदर वापस आता है तो मॉम उसकी मुंतजिर होती है। वो उसे अंदर आने और उसके सिगरेट नोशी की आदत के बारे में बात करने के लिए बिठाती है। मॉम उसकी मदद के लिए हिप्नोसिस का इस्तेमाल करना चाहती है और वो उसकी मजीद रहनुमाई के लिए उस चाय के कप जैसे मुहर्रकात का इस्तेमाल करती है। ये इसके लिए एक रेड फ्लैग है। वो उससे उसकी माँ के बारे में पूछती है तो पहले तो वो इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता लेकिन फिर वो बताता है कि वो एक कार हादसे में मर गई जब वो भी बच्चा था। वो उससे पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था। वो जवाब देता है कि उस दिन बारिश हो रही थी, मैं टीवी देख रहा था, मैंने माँ की मदद के लिए कुछ नहीं किया। वो रोना शुरू कर देता है और जिस तरह से वो अपनी चाय को हिलाती रहती है इसमें कुछ अजीब बात है। तब उसे महसूस होता है कि वो चाहे वो कितनी ही कोशिश कर ले वो हरकत नहीं कर सकता। वो उस पूरे वक्त हिप्नोसिस में था। अब उस पर मुकम्मल कंट्रोल के साथ वो उसे फर्श में डूबने का हुक्म देती है। वो अपने आप को एक तारीख खला में गिरता हुआ देखता है। गहराई में डूब रहा है क्योंकि उसका ज़ाहिरी जिस्म अभी तक मुकम्मल तौर पर मफलूज है। माँ कप मेज पर रखती है और उसके पास जाती है और कहती है तुम ज़हनी तौर पर जकड़े जा चुके हो। क्रिस अजियत में चीखता है लेकिन ना तो उसकी आवाज़ निकलती है और ना ही वो हिल सकता है। मॉम उसकी आंखें बंद कर लेती है और क्रिस एक झटके से उठता है। अगली सुबह जब वो उठा तो उन कपड़ों में था जिनमें कल रात वो था लेकिन ये सब सिर्फ एक ख्वाब था। अब वो देखता है कि उसका फोन अनप्लग हुआ पड़ा है। ऐसा लगता है कोई इसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। वो बाहर ग्राउंड कीपर को देखता है जो अपना तारुफ कराता है। वो एक रात पहले अपने अजीबोगरीब रवैये के लिए माफी मांगता है। जैसे ही वो पूछता है कि उसका हिप्नोथेरेपी सेशन कैसा रहा तो क्रिस को एहसास होता है कि वो ख्वाब नहीं था। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि उसकी मॉम ने उसे हिप्नोटाइज किया है। वो उसे बताता है कि मैं एक अंधेरी जगह में फंस गया था जिससे मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। रोज उससे माफी मांगती है और कहती
कहती है कि इस बारे में अपने डैड से बात करूंगी। क्रिस उसे ऐसा करने से मना करता है। फैंसी कारों की आमद है जिनसे बूढ़े सफेद फार्म लोग बारी बारी सामने आते हैं। ये सब एक खास मकसद के लिए यहाँ जमा हुए हैं। वो घूमता फिरता है, सबसे मिलता है। उसे लगता है कि मुझ में इन सबको खास दिलचस्पी है। ये एक बेसुकूनी की अलामत थी, इसलिए वो इन लोगों से थोड़ा अलग जगह पर जाने का फैसला करता है। अब उसकी नजर एक दूसरे स्याह फार्म मेहमान पर पड़ती है। उसे महसूस होता है कि ये आदमी कुछ अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है, जिस तरह वो लिबास पहनता है, जिस तरह वो बात करता है। वो एक ऐसी औरत के साथ है जो उसकी उम्र से दुगनी बड़ी है और स्याह फार्म के आपस में मिलने के अंदाज को भी भूल चुका है। ऐसा लगता है कि वो रट्टी टाइप बातें कर रहा है, जिससे यकीनन फर्क पड़ जाता है। राज उसकी जिल्द पर लिखा हुआ है। रास्ते में वो जिम से मिलता है, जो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी फोटोग्राफी का बहुत बड़ा मद्दा हूँ। फिर वो उसे बताता है कि उसके पास एक स्टूडियो में क्रिस की खींची गई बहुत सी तस्वीरें हैं। जब क्रिस घर वापस आता है और ऊपर जाता है तो तमाम मेहमान बात करना छोड़ देते हैं। ये एक अजीबोगरीब पार्टी है और जब उसे मालूम होता है कि उसका फोन एक बार फिर अनप्लग हो गया है, जो कि हैरान कुन बात है, तो वो रोज को बुलाता है और जो कुछ चल रहा है उससे आगाह करते हुए कहता है कि उसे शक है कि उसकी नौकरानी ने ये सब किया है। रोज के बाद जाने के बाद क्रिस ने रॉड को फोन किया कि कल रात उसको हिप्नोटिज्म का सामना करना पड़ा। रॉड ने उसे जवाब दिया कि वो सिर्फ हम लोगों को हिप्नोटाइज करके जिनसी गुलाम बना लेते हैं, इसलिए तुम्हें अभी वहां से निकल जाना चाहिए। नौकरानी मुदाखलत करती है और फोन अनप्लग करने पर मदद करती है। क्रिस कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। वो रोना शुरू कर देती है और बताती है कि इसके साथ खानदान जैसा सलूक किया जाता है। जब मेहमानों में से एक उससे सवाल करता है कि स्याफा होना कैसा है, तो क्रिस वहां खुद जवाब देने के बजाय स्याफा आंद्रे को जवाब देने का कहता है। वो ग्रुप को बताता है कि उसे तो कोई शिकायत नहीं है। क्रिस तस्वीर लेने के लिए अपना फोन निकालता है और फ्लैश ऑन होने की वजह से उस स्याफा को झटका लगता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। वो चीखता है। क्रिस उससे इल्तिजा करता है कि उसे छोड़ दे। चूंकि वो चीखना बंद नहीं करता, इसलिए जेरेमी उसको पकड़ लेता है। सबको बताया जाता है कि लड़के को कैमरे के फ्लैश की वजह से दौरा पड़ा था। इसने अपने अमल पर माजरत की, लेकिन क्रिस उसकी किसी लफ्ज पर यकीन नहीं करता। रोज क्रिस की परेशानी को देखते हुए बाहर खुली हवा में ले जाती है। क्रिस रोज को बताता है कि उसके डैड की दौरा वाली बात झूठ है। उसकी मॉम उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रही है। उसका भाई नस्ल परस्त है, वो यहाँ नहीं रह सकता और उसके साथ या उसके बगैर अभी जाना चाहता है। ये आखिरी बात थी जो उन दोनों के दरमियान हुई थी। अगले दिन वो जाने के लिए राजी हो जाती है। उनके पीछे क्रिस की नीलामी के लिए मेहमानों की बोली शुरू हो जाती है। एक एक करके वो अपनी बोलियां उस वक्त तक बढ़ाते हैं जब तक कि एक नाबीना आदमी उसकी बोली को जीत लेता है। उनके नज़दीक क्रिस की बहुत कदर कीमत है। वो उसे उस वक्त तक जाने नहीं देंगे जब तक वो अपनी मनपसंद चीज हासिल ना कर लें। जब दोनों वापस आए तो पार्टी खत्म हो चुकी थी और मेहमान इन्हें अलविदा कह रहे थे। रास्ते में ग्राउंड कीपर और मुलाजमा उनसे मुस्कुराते हुए मिले। फिर मॉम डैड भी मुस्कुरा रहे थे। उधर भाई गिटार बजा रहा था। सबके चेहरों पर अजीब तासुरात थे जिनसे क्रिस परेशान हो जाता है। वो सियाफ हम आदमी की तस्वीर अपने दोस्त को भेजता है, जो उसे कॉल करके तस्दीक करता है कि ये वही लड़का है जिसे बिल्कुल शुरू में अगवा किया गया था। वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल वो नहीं था जो नजर आ रहा था। रॉड कहता है कि अगर वो मजीद वहां रुका तो उसे भी जिनसी गुलाम बना लिया जाएगा, लेकिन फिर वो उसका फोन बंद हो जाता है। यहाँ क्रिस बाहर निकलने के तैयार है, इसलिए वो जितनी जल्दी हो सके पैक करना शुरू कर देता है और यकीनी बनाने के लिए अलमारी चेक करता है कि उसके पास सब मौजूद है। तो उसे माजी के बॉयफ्रेंड के साथ रोज की तस्वीर से भरा एक बॉक्स मिलता है, जिनमें सब के सब स्याह फार्म है। आखिरी दो तस्वीर सबसे ज्यादा चौंका देने वाली हैं। इसने ग्राउंड कीपर नौकरानी को डेट किया और वो इसमें शामिल है और वो पहले से कहीं ज्यादा खतरे में है। क्रिस रोज को चाबियां लाने की कहता है, लेकिन वो धोखा देते हुए कहती है कि उसे चाबियां नहीं मिल रही। वो उसे तेजी से नीचे ले जाता है, लेकिन उसका भाई सामने दरवाजा बंद कर देता है। बाकी खानदान उसका रास्ता काटने के लिए बाहर निकल आता है। घबराहट में दोबारा चाबियां लाने के लिए चीखता है तो उसका राज खुल जाता है। ये चाबियां तो सारा वक्त रोज के पास ही थी। अब तो बाहर निकलने के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो वो भाई के ऊपर हमला करने जाता है। लेकिन मॉम चाय के कप को थपथपा कर क्रिस को साकत कर देती है और फर्श फर्श गिर जाता है। उसे एक बार फिर हिप्नोटाइज किया गया है। फिर से वो गहराई में गिर गया है और वो उसे नीचे तहखाने में ले जाते हुए देख रहा है, मगर मजामत नहीं कर पाता। जब उसकी आंख खुली तो एक टीवी के सामने कुर्सी पर बंधा हुआ था। टीवी पर एक बूढ़े आदमी की वीडियो चलती है जो हमें ग्राउंड कीपर की बहुत याद दिलाता है। वो उस पर किए जाने वाले ऑपरेशन की वजाहत करता है और किसी न किसी तरह उसकी जिनियात को उसकी सफेद बर्तरी के साथ जोड़ देगा। हिरन का सींग दिखाया जाता है और जैसे ही हिलता हुआ चम्मच कप को छूता है तो क्रिस दोबारा बेहोश हो जाता है। इस दौरान रॉड इस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। मशकूक होने पर वो पुलिस स्टेशन जाता है और गुमशुदगी के बारे में पुलिस रिपोर्ट करता है। इसकी बात की वजाहत करता है कि रोज का खानदान से अफाम लोग को अगवा कर रहे हैं और इन्हें जिनसी गुलाम बना रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात पर हंस पड़ते हैं। ये समझते हुए कि उसकी कोई मदद नहीं करेगा, तो मामलात को अपने हाथ में लेकर अपने दोस्त की मदद करने का फैसला करता है। रॉड क्रिस के घर आता है और इसके कुत्ते को खाना देता है, लेकिन मालिक के न होने की वजह से वो खाना नहीं खाता। रॉड कहता है कि मैं भी इसलिए परेशान हूँ। फिर वो अपने लैपटॉप पर गुमशुदा से अफाम आंद्रे को तलाश करता है। वो रोज को ये जानने के लिए फोन करता है कि आया वो कुछ जानती है। वो अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के बारे में झूठ बोलती है कि वो 2 दिन पहले एक टैक्सी में चला गया था। रॉड पूछता है कि क्रिस किस कंपनी की टैक्सी में गया
रहा था तो वो कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे सकती, जिससे रॉड समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। वो चुपके से कॉल रिकॉर्ड करता है, लेकिन रोज उस पर इल्जाम लगाती है कि वो मोहब्बत करने के लिए उस पर दिलचस्पी लेता है। उधर क्रिस दोबारा जागने पर टीवी पर उस नाबीना आदमी को देखता है जो बताता है कि उसका दिमाग निकाला जाएगा और नाबीना की बॉडी के साथ लगा दिया जाएगा। इससे पता चलता है कि नाबीना शख्स ने अपने आप के लिए एक नया जिस्म खरीदा है, जहाँ क्रिस का कोई कंट्रोल नहीं होगा, ये सिर्फ अपने जिस्म में तैरता हुआ मुसाफिर होगा। अब उसे समझ आती है कि दौलतमंद सफ़ेद फार्म लोगों ने उनके जिस्मों पर कब्जा कर लिया है। नौकरानी के तौर पर काम करने वाली औरत हकीकत में दादी है और ज़मीन की देखभाल करने वाला आदमी दरअसल दादा है। वो घबराकर खुली कुर्सी को खुरचता है, जिसके अंदर से रूई ज़ाहिर होती है। वो फरार का मंसूबा बना लेता है, लेकिन इससे पहले कि कुछ कर पाता वो एक बार फिर चाय के कप से बेहोश हो जाता है। डैड ने सर्जरी शुरू की और भाई के कमरे में दाखिल होते ही नाबीना आदमी की खोपड़ी को काट कर उसे खोल दिया। क्रिस पास में रखी गेंद से भाई पर वार करके उसे नीचे गिरा था। क्रिस पूरा वक्त जाग रहा था। कप की आवाज को रोकने के लिए उसने अपने कानों में रुई भरी हुई थी। क्योंकि वो कप की आवाज सुन नहीं सकता, इसलिए अपनेटाइज नहीं हो सका। कुछ गलत होने का एहसास होते हुए डैड बरामदे में आकर खुद इर्द गिर्द देखता है। इस दौरान क्रिस ने उस पर वहशियाना तरीके से हमला किया और हिरन के सींग से उसे मार डाला। अब डैड को मरते देखकर वो हिरन का सर गिराकर वहां से चला गया। क्रिस ऊपर जाता है और फोन ढूंढता है, लेकिन उसका सामना मॉम से हो जाता है। वो दोनों उसका चाय के कप को जो एक मेज पर पड़ा हुआ था देखते हैं और उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन क्रिस पहले उठाकर उसे तोड़ देता है। मॉम एक लेटर ओपनर पकड़ती है और क्रिस के हाथ में घोंप देती है। उसे छोड़कर यूं ही वो सामने वाले दरवाजे तक पहुंचता है तो भाई उसे पकड़कर गला घोंटने की कोशिश करता है। अब दरवाजा खोलने पर भाई लात मार कर बंद कर देता है, तो वो उसी लेटर ओपनर से उसकी टांग पर वार करता है, उसे फर्श पर गिराकर मौत की नींद सुला देता है। वो अपनी गाड़ी की चाबियां लेकर बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ रोज अपने अगले हदफ की तलाश कर रही है। क्रिस बाहर आकर गाड़ी भगाता है और रास्ते में खड़ी नौकरानी से टकरा जाता है। क्रिस इसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वो अपनी माँ को याद करता है कि वो उसकी मदद नहीं कर सका था। वो उसे गाड़ी में ले जाता है। रोज बंदूक लेकर बाहर आती है, लेकिन गोली नहीं चला सकती क्योंकि गाड़ी बहुत दूर है। फिर वो चिल्लाती है दादी। वो क्रिस पर हमला करती है और गाड़ी एक दरख्त से टकरा जाती है। मुर्दा नौकरानी को छोड़कर वो बाहर निकलता है, क्योंकि क्रिस एक के बाद एक राइफल से उस पर गोली चलाती है। फिर उसने दादा को उसे पकड़ने के लिए बुलाया। ग्राउंड कीपर तेजी से भागा और उसे दबोच लिया। क्रिस अपने फोन तक पहुंचने और तस्वीर लेने में कामयाब हो जाता है। फ्लैश के झटके से ग्राउंड कीपर खुद को पहचान लेता है और खड़ा होकर रोज से राइफल मांगता है। जब रोज ने राइफल उसके हवाले की तो उसने पहली गोली रोज को मार दी। आजाद आदमी राइफल को दोबारा लोड करके ट्रिगर अपने ऊपर चला देता है। वो राइफल के पास पहुंचने से पहले ही उसका गला घोंटने की कोशिश करता है। क्रिस कोशिश के बावजूद रोज को मार नहीं सकता, क्योंकि वो उससे प्यार करता था, इसलिए वो उसे वैसे ही छोड़ देता है। फिर पुलिस की गाड़ी आती है और वो हाथ उठाकर मदद के लिए पुकारती है, लेकिन वो खुशकिस्मती से क्रिस का दोस्त रॉड है, जो एक टीएसए का मुलाजिम है। क्रिस रॉड के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें खबरदार किया था कि सफेद फार्म लड़की के घर मत जाओ। फिर दोनों रोज को दिन के अंधेरे में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अगर आप इस रिकैप से लुत्फ़ हो रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस जैसी मजीद वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट को लाजमी चेक करें। मिलते हैं अगली बार एक नए रिकैप के साथ।